चलिए सबसे पहले गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो बात तो हमको जुडिशरी पे करनी है, पर मैं सोच रहा हूँ कि उस पर कल करेंगे। ठीक है, आज हम कुछ और बात करते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई की स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं, पढ़ने की और लिखने की और एग्ज़ाम की रणनीति के बारे में बात करते हैं, और ख़ास करके समय के साथ चलने की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये जागना पड़ेगा, खुद को अपने आप को जगाना पड़ेगा कि ये जो समय चल रहा है ये थोड़ा तेज गति वाला समय है, बहुत ही फास्ट टाइम है और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। यानी टेक्नोलॉजी तो पहले भी थी, लेकिन ये अल्ट्रा टेक्नोलॉजी है, और अल्ट्रा टेक्नोलॉजी में डिफरेंस जो आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। जैसे एक व्यक्ति के पास में कैलकुलेटर था और एक व्यक्ति के पास में परीक्षा में कैलकुलेटर नहीं होता था। आपने कभी एग्ज़ाम दी होगी तो पहले छोटे क्लास में कैलकुलेटर ले जाना अलाउ होता था, तो कुछ लोग ला पाते थे, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे तो नहीं लाते थे। तो जो लोग कैलकुलेटर ले आते थे उनके लिए बहुत आसान हो जाता था एग्ज़ाम, क्योंकि बड़ी बड़ी गणना भी करना है तो वो बहुत आसानी से कर लेता था। और जो नहीं ला पाता था उसको दिक्कत आती थी, उसके मार्क्स भी कम आते थे। तो वो ज़माना एक अलग था। फिर कंप्यूटर का ज़माना आया, ये सब चीज़ें हुई। एक व्यक्ति के पास में गूगल था, इंटरनेट कनेक्शन था, स्मार्टफोन पहले आ गया, या उसके पास टेबलेट था, लैपटॉप था वो, और एक व्यक्ति जिसके पास ये सब नहीं था साधन, वो किताबों से ही पढ़ता था, मैगजीन से पढ़ रहा था, अखबार से पढ़ रहा था, आईएएस की तैयारी कर रहा था, बिल्कुल डिफरेंट था। अब ये जो ज़माना है इंडस्ट्री 4.0 का, ये फिर डिफरेंट है, और ये उतना डिफरेंट है, कैलकुलेटर के ज़माने में जो डिफरेंस था वो 10% वाला रहा होगा। फिर बाद में कंप्यूटर, इंटरनेट, गूगल, सर्च इंजन, जिसके पास हैव और हैव नॉट वाले जो थे, उस हैव और हैव नॉट में जो डिफरेंस था वो 100% था, 100%। और अब है 1000%, 10,000%। अब जो डिफरेंस रहेगा वो 10,000%। इसलिए आपको रिजल्ट जो है वो चौंकाने वाले मिलेंगे। बहुत मेहनत करने वाले, मेहनत करके दिखने वाले, मेहनत करते हुए दिखने वाले लोग सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, और ऐसे लोग जो कभी मेहनत नहीं करते थे, पढ़ाई के नाम पे मजाक थी, लेकिन उनके पास बिल्कुल अल्ट्रा टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री 4.0 वाली, और वो उसको यूज़र हैं वो, तो उसके जो यूज़र हैं वो बहुत आगे निकल जाएंगे। तो वो ज़माना आ चुका है, और पिछले तीन साल से जो रिजल्ट आ रहे हैं वो लगभग उसी का इम्पैक्ट है रिजल्ट के ऊपर। तो अब इतने एक्सपेरिमेंट हैं, इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हैं कि मनुष्य के सोच से बाहर है। उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरूर बोल देते हैं, लेकिन वो मनुष्य के सोच से बहुत बाहर है। मनुष्य इतना नहीं सोच पाता। अब आप किसी डॉक्टर को जानते होंगे तो ब्लड प्रेशर है या कोई भी बीमारी है तो उसको उस बीमारी की 9 दवाएं पता होंगी, 10 दवाएं पता होंगी, लेकिन इंटरनेट के ऊपर तो 1200 दवाओं के नाम है उसी बीमारी की, 1200 दवाओं का नाम है। तो उस व्यक्ति से पूछोगे तो वो 10 में से बेस्ट कौन सी है वो बताएगा। कंप्यूटर से पूछोगे कि 10 बताओ टॉप 10, तो 1200 में से सर्च करके टॉप 10 बताएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? 1000 गुना डिफरेंस कितना है? 1000 टाइम्स। तो आप किसी डॉक्टर से मिल करके राय लोगे और किसी कंप्यूटर से, एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, चैट जीपीटी से राय लोगे तो कितना डिफरेंस हो गया? राय में 1000% का डिफरेंस हो गया, 1000 गुना डिफरेंस आ गया। तो इस जमाने में हम लोग आ गए, पहुंच गए।
और इसे 1000 गुने डिफरेंस वाले में जब वो आदमी लिख करके आएगा परीक्षा में, तो उसकी क्वालिटी और बाकी दूसरे की क्वालिटी में डिफरेंस कितना ज्यादा होगा। तो एक व्यक्ति बुक पढ़ता है, बुक में से नोट्स बनाता है, फिर उन नोट्स को रिवाइज करता है और परीक्षा में उनमें से कुछ बातें याद रख के लिख पाता है। और एक व्यक्ति ऐसा है कि न बुक है उसके पास, न उसके पास नोट्स हैं, वो परीक्षा में लिखने वाले 15 पॉइंट कौन से हैं, केवल उन्हीं को पढ़ना है। कुछ बात समझ में आ रही है? वो उन्हीं 15 पॉइंट्स को पढ़ रहा है जो एग्जाम में लिखना है। तो एफिशिएंसी किसकी बढ़ेगी? एफिशिएंसी उसकी ज्यादा होगी लिखने की। वो 15 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो उस पूरे 400 पेज की किताब का जिस्ट है, वो उन 15 पॉइंट्स को रट के जा रहा है। एग्जामिनर कैसे अंदाजा लगाएगा कि ये पूरी किताब में से पढ़ा हुआ और ये केवल 15 पॉइंट रटे हुए हैं? एग्जामिनर ज्यादा इतने समझदार नहीं है हमारे कि वो डिस्टिंग्विश कर पाए उन लोगों को कि कौन क्या है इनमें से। और आपको मालूम है टेक्नोलॉजी इंग्लिश मीडियम को ज्यादा सपोर्ट करती है, और इंग्लिश मीडियम को ज्यादा सपोर्ट करती है, और इंग्लिश मीडियम वाले पहले ही आगे हैं। अब वो आपसे और 500 टाइम्स और आगे हो गए, तो 1000 टाइम्स और 500 टाइम्स 1500 टाइम्स 1500 गुना आगे हो गए। तो हिंदी मीडियम फिर स्ट्रगल, या तो आप यूनिकोड में, हिंदी मीडियम में भी यूनिकोड में जाकर के वो सब, लेकिन उसका एजुकेशनल मटेरियल जो है वो आपको ट्रांसलेशन में जाना होगा। तो आपको हर चीज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करके और फिर पढ़ने की आदत डालनी पड़े। विदाउट टेक्नोलॉजी अभी बहुत बहुत मुश्किल है। अब जो लाइब्रेरी में बैठे हैं, किताबों के बीच बैठे हैं, बहुत मुश्किल काम है। ध्यान रखिए, वो जमाना बीत गया है, ख़त्म हो गया वो जमाना। हम लोग मुकाबला नहीं कर सकते उसका। अब आपको तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। जो ज़्यादा तकनीक में आगे रहेगा वो आगे रहेगा, वो जीत गया। और एक बार बन गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। सी सेट में लोग 190 नंबर ले आते थे 200 में से, जीएस में केवल 60 लाते थे 200 में से, वो आज कलेक्टर हैं। 4 साल तक ऐसे कलेक्टर बनते रहे। प्री में कैसे पास आते थे? क्योंकि सी सेट के मार्क्स जुड़ते थे। 4 साल तक सी सेट के मार्क्स जुड़ रहे थे। तो सी सेट वाले पेपर में 190 थे, जीएस वाले पेपर में कितने थे? केवल 60 थे 200 में से, 50 थे। लेकिन वो क्या बन गए? आईएएस बन गए, क्योंकि प्री निकल गया उनका। उधर 2 ऑप्शनल हुआ करते थे मेंस में। 2 ऑप्शनल का वेटेज कितना ज्यादा था? 1200, और जीएस का था 600। तो ऑप्शनल के बल पे और केवल सी सेट के बल पे वो सब आईएएस हो गए। अब पूरा उलट गया, जीएस 1000 हो गया, ऑप्शनल 500 हो गया। ऑप्शनल आधा रह गया, जीएस इतना हो गया, और प्रीलिम्स में सी सेट केवल क्वालिफाइंग हो गया। अब आपका फर्स्ट पेपर के बेस पे सिलेक्शन है। डिफरेंट है। तो फिर 4 साल तक तो आपने बना दिए ना गलत तरीके से, क्योंकि वैसा पहले भी नहीं बन रहा था, बाद में भी नहीं बन रहा। लेकिन 4 साल के एक्सपेरिमेंट में तो गलत लोग बन गए। उनको ऐसा थोड़ी कलेक्ट्री नहीं मिलेगी तुम उन 4 सालों में से हो। कलेक्ट्री मिल रही है और वो तबाही मचा रहे हैं फील्ड में, वो गलत लोग हैं। अभी भी तकनीक के माध्यम से 3 साल से बन रहे हैं, केवल टेक्नोलॉजी का यूज करके आईएएस बन रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करता वो बच्चा बन ही नहीं पा रहा है। 3 साल हो गए। अब सरकार कैसे रोक लगाएगी? तो टेक्नोलॉजी का यूज तो बढ़ता जाएगा। उसको आप, ठीक है आपने सी सेट तो क्वालिफाइंग कर दिया, लेकिन टेक्नोलॉजी को कैसे रोकेंगे? वो तो और बढ़ेगी, उसकी क्वालिटी और बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी। हर साल उसके वर्जन आते जा रहे हैं, हर 2-2, 3-3 महीने में नया नया वर्जन आता है, और ज्यादा वो ह्यूमन लाइक सोचता जाता है वो। आप उसको रोकोगे कैसे? हम उसको रोक नहीं सकते। हमें उनके साथ compete करने के लिए, ऐसे लोगों के साथ compete करने के लिए हमें ही उसको यूज करना पड़ेगा। उनके लेवल पे जाके यूज करना पड़ेगा। वो जिस लेवल पे यूज कर रहे हैं वैसा ही हम यूज करेंगे, तब जाकर के उनसे लड़ पाएंगे। उसको क्रिटिसाइज करके, उसको गाली दे के,
टेक्नोलॉजी तो ऐसे ही बकवास है, ये ऐसा है और इनमें क्या है। ऐसा करने वाले पहले भी ऐसे ही करते रहे और 4 साल तक वो बन गए। लोग सीसेट को गाली देते रहे, आंदोलन करते रहे, आपको मालूम है, खूब मोमबत्तियां वगैरह जलाई दिल्ली में, सब हुआ, लेकिन जिसको बनना था वो बन गया। तो ये फिर, और ये कोई ट्रांजिशन फेज नहीं है, ये इवोल्यूशनरी फेज है। हम उधर जा रहे हैं, ये डेवलपमेंट का पार्ट है। ये कोई ट्रांजिशन फेज उसको बोलते हैं कि जब दुनिया फिर से बदल जाएगी, वापस ऐसा हो जाएगा। या फिर ट्रांजिशन फेज ऐसा है कि एक पहले दूसरा था और ऐसा था, ये लगातार चला आ रहा है। ये कोई ट्रांजिशन नहीं है, ये इवोल्यूशन है, और हम इवोल्यूशन में पिछड़े हैं। तो विकसित और अविकसित के बीच जो विकासशील अवस्था है, जो हम बोलते हैं विकासशील अवस्था है, अब विकासशील में ही रह गए और एक विकसित हो गए। तो ये जो विकसित हो गए हैं उनसे भिड़ंत है हमारी लड़ाई उनसे जो विकसित हो गए हैं। कंपटीशन भी एक अप्रत्यक्ष संघर्ष ही है। संघर्ष और प्रतियोगिता में यही अंतर होता है। जब आप सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं कि संघर्ष में आप सामने व्यक्ति को देखते हैं और आप उसको जानते हैं, उसकी ताकत भी जानते हैं कि आपका संघर्ष किसके साथ है, उसको बोलते हैं संघर्ष। जब आप सामने वाले को जानते हो, अपने प्रतिद्वंदी को जानते हो, तो उसको बोलते हैं संघर्ष, प्रतिद्वंदिता, संघर्ष। और प्रतियोगिता उसको बोलते हैं जिसमें हम सामने वाले को जानते नहीं, उसकी ताकत को नहीं जानते, वो है प्रतियोगिता, कंपटीशन। सामने वाला कौन है, कितना ताकतवर है, तो आप प्रतियोगिता में हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये संघर्ष में तब्दील हो सकता है अगर आप उसकी ताकत को पहचान जाएं। तो प्रतियोगिता को अगर संघर्ष बना देते हैं तो फिर आसान होता है। फिर कोई विभीषण आकर के नाभि में अमृत कुंड बता के रावण को मरवा भी सकता है। संघर्ष में पॉसिबल है, प्रतियोगिता में तो पॉसिबल नहीं है रावण का मरना। तो टेक्नोलॉजी कोई रावण नहीं है, टेक्नोलॉजी एक वरदान है। टेक्नोलॉजी निगेटिव चीज नहीं है। स्मार्टफोन कोई निगेटिव नहीं है, इंटरनेट कोई निगेटिव नहीं है, गूगल सर्च इंजन, चैट जीपीटी, एआई, मशीन लर्निंग, कोई भी निगेटिव नहीं है। ये सब समय के गिफ्ट हैं। और समय के गिफ्ट ये हैं कि सूचनाओं का इतना बड़ा संसार गढ़ा गया है दुनिया भर में, इतनी ज़्यादा सूचनाएं हैं, इतना ज़्यादा नेटवर्क है, भयंकर सूचना है, सूचनाओं का अंबार लगा हुआ है, बाढ़ से आई हुई है। उसमें से अच्छी सूचनाओं को छांटना, मजबूत सूचनाएं, अच्छी सूचनाएं, काम की सूचनाएं, उनको छांटना और उससे अपने लायक उत्तर बना लेना, अपने लायक सामग्री बना लेना। ये कला जो आदमी जितनी ज़्यादा यूज़ करेगा, जितना ज़्यादा उसमें उतरेगा, वो आदमी उतनी जल्दी सफलता पाएगा। और यही गेम है अब, यही गेम बचा है अब। इसलिए आज मैं इस पे बात कर रहा हूँ आपसे, स्ट्रेटजी पे, रणनीति पे। अब वो ज़माना चला गया है कि आप 6 घंटे पढ़ाई कीजिए, आप 8 घंटे पढ़ाई कीजिए। वो जो 8 घंटे आप पढ़ाई करते थे, उसमें 6 घंटे में तो आप सूचनाओं को इकट्ठा ही करते रहते थे, उसको संजोने का काम करते थे, एक लाइन में बिठाने का कि कौन सी अच्छी लगेगी, इसको नहीं, यहाँ नहीं, ठीक नहीं, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ऐसे एक सीक्वेंस बनाने का ही तो काम करते थे आप। वो सीक्वेंस बनी बनाई आ रही है। बहुत सारी रेडीमेड चीज़ें आती थी। पहले कपड़ा खरीदते थे हम, कपड़े वाले के यहाँ जाते थे, कपड़ा खरीदते थे, फिर जो टेलर होता था उसको अपना नाप देते थे, मेजरमेंट देते थे, फिर उसको 2-3 चक्कर लगाते थे उसके यहाँ पे, फिर वो बताता था कि अभी इस सप्ताह नहीं बन पाएगा, अगले सप्ताह बनेगा आपका कपड़ा। और फिर तैयार वस्त्र जो है हम पहन पाते थे, कम से कम 10-12 दिन का समय लग जाता था इस पूरी प्रोसेस में। आज क्या होता है, आज हम जाते हैं मार्केट में और हमारी फिटिंग का जो कपड़ा है वो पहले से जो तैयार है वो हम ले आते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, यूँ समझ लीजिए ये इतना ही डिफरेंस है जितना पहले टेलर के यहाँ बनवाने। अब आपका कपड़ा अगर आपको पहनना है, पैंट शर्ट, तो कितनी देर में पहन सकते हैं? 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। आप मॉल में जाइए, आप कहीं जाइए और शॉप पे खरीदिए और पहन लीजिए। कितने समय का काम हो गया? 15 दिन का काम कितने में सिमट गया? 15 मिनट में। तो स्मार्ट वर्क हो गया कि नहीं? तो ये जो 15 दिन वाला काम 15 मिनट में सिमटा है, यही आपके जो 15 घंटे की तैयारी है वो 15 मिनट का काम हो गया है। तो कोई अगर 15 घंटे पढ़ता था तो 15 मिनट में ही वो काम कर लेगा, 15 घंटे वाला।
15 घंटे का काम 15 मिनट में हो जाएगा। तो अगर कोई कहता है कि हम 15-15 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो वो बड़ी बात हो गई, या कोई स्मार्ट तरीके से इसको यूज करेगा, टेक्निक को, टेक्नोलॉजी को यूज करके 15 मिनट में वो काम कर देगा, तो फिर ऐसे 15-15 मिनट में तो कितना आगे पहुंच जाएगा। और साथ ही इन चीज़ों को जब वो रटना शुरू कर दे तो 15 मिनट में मटेरियल तैयार हो गया। तो ये तो जमाना ही बदल गया है। अब आपके वो 15 घंटे और वो सब मायने ही नहीं रखता, घंटों का हिसाब किताब ही खत्म हो गया है। तो तैयारी में लगने वाला, नोट्स बनाने में, पढ़ने में, बाकी सब चीज़ों की तैयारी में लगने वाला जो समय है वो सब बदल चुका है। और इस बदले हुए समय में आप रह रहे हैं। इस बदले हुए समय में सबसे बड़ी चुनौती है कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करने, आप यूज़र हैं कि नहीं, पहले तो ये आपको तय करना पड़ेगा कि आप यूज़र हैं कि नहीं, क्योंकि उसकी कुछ आवश्यक शर्तें हैं। टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। 5G नेटवर्क आपके पास है, स्मार्टफोन आपके पास है, लैपटॉप आपके पास है, टैब आपके पास है, कुछ ना कुछ ऐसा इक्विपमेंट आपको चाहिए। फिर आपके पास ये जो जितने भी जो आपको आंसर बना के देते हैं, जो आपको निबंध बना के देते हैं, जो आपको स्टडी मटेरियल को कंपाइलेशन करके देते हैं, कंसाइज करके देते हैं, एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में देते हैं, ये जितनी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको यूज़ करना आता है कि नहीं? एक चीज़, अगर इनको यूज़ करना आता है तो क्या आप इनको ऐप को या इनको डाउनलोड करके इसको यूज़ करना आपने शुरू कर दिया है कि नहीं? अगर आपने शुरू कर दिया है तो फिर आप कितनी देर इसको यूज़ कर रहे हैं? एक व्यक्ति 4 घंटे 5 घंटे इनको यूज़ करता है, बाकी टाइम पे इनको इनसे निकाली हुई चीज़ों को पढ़ता है, और वो 4 घंटे इनको यूज़ करता है। और आप कितनी देर करते हैं? तो आपके पास इनके पेड वर्जन है कि नहीं? तो हर महीने इनको खिलाना पिलाना पड़ेगा, हर महीने इनके पेड वर्जन लेना पड़ेंगे, क्योंकि वो आपको ज़्यादा एक्सेस करने देंगे, 4 घंटे तक एक्सेस करने देंगे। अदरवाइज़ आपका 20 मिनट में ही ख़त्म कर देगा, वो बोले फ्री में इतना ही मिलेगा। तो फ्री वर्जन जो है केवल 20 मिनट आपको यूज़ करने देगा, पेड वर्जन आपको 4 से 5 घंटे यूज़ करने देगा। तो एक अंतर तो ये पड़ जाएगा, एक तो जिसके पास इक्विपमेंट है नहीं है, फिर कनेक्शन है नहीं है, इंटरनेट का प्रॉपर कनेक्शन, क्योंकि डेटा बहुत खाएगा। फिर इन सब के होने के बाद में फिर क्वालिटी, फिर आप चूज़ करेंगे कि आप कौन सा ऐप यूज़ करेंगे, एप्लीकेशन कौन सा यूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद उसकी क्वालिटी, फिर उसके अंदर भी भेदभाव है, फिर उसके अंदर भेदभाव है कि एक सस्ता है यानी फ्री वाला है जो आपको थोड़ा सा ऐसे ही सैंपल देता है, ललचाता है, और उसकी क्वालिटी भी खराब होती है। और फिर दोनों में परफेक्शन, एक बार आपने 4 घंटे का ले लिया तो अब आप उसको यूज़ करने के लिए परफेक्ट हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप कार चलाते हैं, कार चलाना सीख भी गए, लेकिन सामने से जैसे ही कार आती है तो आप साइड में खड़ी कर लेते हैं, क्योंकि आपको ऐसे फ्रीक्वेंट ऐसे चलाना नहीं आता फ्लुएंटली। कई लोगों की इंग्लिश फ्लुएंट नहीं होती, तो कई की कार फ्लुएंट नहीं होती, तो कई लोग पढ़ नहीं सकते फ्लुएंटली। फिर इंग्लिश और हिंदी वाला लोचा, क्योंकि जो इंग्लिश वाले हैं वो डिवाइड बहुत बड़ा है। फिर रूरल और अर्बन वाला, सोच का लोचा। फिर इनपुट, आपका इनपुट का लेवल कैसा है, वो बहुत बड़ा लोचा है, वो बहुत बड़ा गैप है। वो एक व्यक्ति पूछता है कि बड़ा तालाब कितना चौड़ा है, अपर लेक कितनी चौड़ी है, या उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। एक व्यक्ति पूछता है कि जो अपर लेक है वो भोज वेटलैंड है, ये एक रामसर साइट है, और ये भारत के बड़ी साइट्स में से एक है। इसका स्क्वायर किलोमीटर में जो दूसरी साइट्स हैं, वो विकिपीडिया से देके उनका हवाला दे करके अब वो बोलता है इसका स्क्वायर किलोमीटर में बताओ। पूछने का तरीका पूरा बदल गया। ये स्मार्ट तरीका है पूछने का, एग्जैक्ट। तो गूगल का प्रयोग भी अलग अलग व्यक्ति अलग अलग करेगा। एक कांस्टेबल अलग करेगा, एक आईपीएस अलग करेगा, एक पटवारी अलग करता है, एक गूगल का प्रयोग कलेक्टर अलग तरीके से करता है। आप अंतर समझ पा रहे हैं? तो आप पटवारी की तरह करते हैं, कलेक्टर की तरह करते हैं, कांस्टेबल की तरह करते हैं, आईपीएस की तरह करते हैं, बैंक के चपरासी की तरह करते हैं, बैंक मैनेजर की तरह करते हैं।
उस पर डिपेंड करता है। पोस्ट से नहीं होता, ऐसा नहीं। कई जगह कांस्टेबल जो है वो एसपी के सहयोगी हैं, सीधे डीएसपी की जगह काम करते हैं, कांस्टेबल है। उसकी योग्यता होती तो उसको वो अपने बिल्कुल इतना नज़दीक रखता है एसपी कि उसके साथ के साथ ही रहता है। कई पटवारी ऐसे हैं जो कलेक्टर के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं। कई बैंक में चपरासी ऐसे हैं कि वो मैनेजर के नीचे काम करते हैं एकदम, बहुत सारा क्लरिकल स्टाफ अलग रह जाता है, चपरासी अपनी जगह बना लेता है वहाँ और सीधा मैनेजर से जुड़ा रहता है। तो ये पोस्ट से फर्क, हम ऊंच नीच की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं स्मार्टनेस की। तो मैं आज जो आपको बता रहा हूं ये रिवॉल्यूशन है। अगर हम इस रिवॉल्यूशन में नहीं कूदे और हम अपने आप को बोलेंगे कि हम बहुत मेहनती हैं, तो ये हार्ड वर्कर हैं, आप स्मार्ट वर्कर नहीं है। तो हार्ड वर्क से नहीं होगा, स्मार्ट वर्क से होगा। ठीक है, मनमोहन सिंह और मोदी, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। मोदी जी बोलते हैं ना, हार्वर्ड से नहीं होगा, किससे होगा? हार्ड वर्क से होगा, हार्वर्ड से नहीं होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्या सिखाती है? स्मार्ट वर्क। 15-15 घंटा काम करने की जरूरत नहीं, 15 मिनट में भी हो सकता है जो 15 घंटे तक किया जाता है, अगर आपको पता हो तो जल्दी हो जाएगा। हमको पता है कि चाबी का गुच्छा है और कौन सी वाली चाबी, तो एकदम खुल जाता है कि नहीं तो 15 गुना टाइम लग जाता है। 1 मिनट के काम में 15 मिनट लग जाते हैं। 16-17 चाबियां हैं, हम ट्राई करते रहे, कितना टाइम लग जाएगा? और हमको पता है कि चाबी पे ये लिखा हुआ है, ऐसा कुछ अक्षर बना हुआ है, ऐसा कुछ है, तो एग्जैक्ट वो स्मार्ट वर्क हमने याद रख लिया कि इसकी चाबी कौन सी है। तो आपके सिलेक्शन की चाबी जो है वो टेक्नोलॉजी में छुपी पड़ी है। तो हमको अगर सिलेक्ट होना है तो हमको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना होगा, अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना होगा। क्योंकि हम चाहे माने चाहे न माने, लेकिन जो व्यक्ति यूज कर रहा है वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत ज़्यादा आगे है। और ये कंपटीशन है, यहाँ ऐसे हीन भावना या ऐसे, या आप अपना वो विक्टिमहुड नहीं दिखा सकते कि हम पीड़ित हैं, टेक्नोलॉजी के पीड़ित हैं, हमारे प्रति दया होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग शुरू से पीछे हैं तो हमें कैसे पता हो सकता है, और ये तो बेईमानी है तो आगे निकल गए। तो मैंने बताया ना, बेईमानी से जो आगे निकले थे वो 4 साल तक जो निकले वो सब अभी कलेक्टर हैं और फील्ड में काम कर रहे हैं। आप उनको रोक थोड़ी सकते हैं फील्ड में काम करने से। जो बन गया वो बन गया। गलत सिस्टम था तो यूपीएससी का गलत सिस्टम था, तो यूपीएससी के पास अभी टेक्नोलॉजी को पकड़ने का कोई भी तरीका नहीं है, और खास करके कॉपी चेक करने वालों के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है, ऐसा कोई चश्मा नहीं है कि जिससे वो अंदाजा लगा पाएं कि ये रेडीमेड आंसर है और ये आंसर बहुत मेहनत से, बहुत पढ़ाई करके तैयार किए गए हैं। बल्कि वो जो रेडीमेड आंसर है वो ज़्यादा इंप्रेसिव है, ज़्यादा मार्क्स देने वाले हैं, और वो आपको एकदम मार्क्स दिला देंगे। आप एक समिति लिखोगे वो 4 समिति बताएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट का एक केस बताओगे वो 4 केस बताएंगे, आप एक आर्टिकल लिखोगे वो 4 आर्टिकल लिखेंगे, आप 3 अनुशंसाएं लिखोगे वो 5 अनुशंसाएं लिखेंगे। सरकार को सुझाव के बारे में आप 3 सुझाव दोगे वो 5 सुझाव देंगे। उनकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा होगी, क्वालिटी भी ज़्यादा होगी, सेंटेंस की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ उसमें चल रही हैं और इतना मल्टीप्लायर इफेक्ट है उसका, और अगर हम पीछे रह गए तो, इसलिए हम जो यहाँ लेक्चर लेते हैं उसमें हम आपको चीज़ें, हमको जो याद है, मुझे जो याद है, मैं उसमें से कुछ बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा हजारों टीचर ने जो बोल रखी है, हजारों टीचर ने जो बोल रखी है, उन सबको कंपाइल करके उनमें से जो बेस्ट चीज़ है वो आपको बता रहा है, वो 5 चीज़ें बता रहा है। कितना डिफरेंट है। तो केवल एक लेक्चर को सुनने से नहीं होगा, तमाम लेक्चर को मिला करके, तमाम नोट्स को मिला करके, तमाम मटेरियल को मिला करके, उनमें से बेस्ट मटेरियल, सबसे जो बेस्ट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला, जो सर्वाइव कर रहा है, वो उसके उस पर अपीयर होता है। तो जो उसको यूज करेगा, देखिए ऐसा है कि ये तो एक तरह की बौद्धिक बेईमानी है, देखा जाए तो बौद्धिक बेईमानी तो है, इंटेलेक्चुअल फ्रॉड तो है ये, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल फ्रॉड हो चुका है।
और इसकी वजह से जो लोग बनेंगे उनको आप गलत सिद्ध नहीं कर पाएंगे। वो नौकरी करेंगे और आपके जिले में ही तैनात होंगे और कलेक्टर बन के रहेंगे। ठीक है। एक व्यक्ति कॉफी पी करके पेपर देता है तो 3 घंटे में उसको थोड़ी सी भी नींद नहीं सताती और काफी अलर्ट महसूस करता है, क्योंकि वो कॉफी पी लेता है। इसीलिए तो डोपिंग टेस्ट होता है ना ओलंपिक में, कि स्टेरॉइड का इंजेक्शन लिया और वो तेज दौड़ लिया और सबसे आगे निकल गया, क्योंकि उसने टेस्टोस्टेरोन ले रखा था। जो टेस्टोस्टेरोन 16 साल के लड़के में ऊर्जा डालता है, वही टेस्टोस्टेरोन का अगर कोई इंजेक्शन ले ले स्टेरॉइड का, तो उसके पेन वेन सब गायब हो जाएंगे, मसल्स तो एक्स्ट्रा काम करेंगी थोड़ी देर के लिए। तो ये तो बेईमानी है, चीटिंग है। तो डोपिंग होती है ना, डोपिंग टेस्ट करता है कौन करता है? वाडा करता है ना, हाँ, दोनों करते हैं। तो ये सब डोपिंग टेस्ट करते हैं। तो क्यों करते हैं डोपिंग टेस्ट बड़े कंपटीशन से पहले? ताकि कोई बेईमानी से ना जीत जाए। तो क्या ये बेईमानी है इंजेक्शन लगाना? तो फिर कॉफी पी के 3 घंटे, कितने लोग कॉफी पी के 3 घंटे एग्जाम लिखेंगे? एक व्यक्ति बिना कॉफी पिए एग्जाम लिखेगा तो कॉफी में कैफीन होता है, वो सोने नहीं देता, दिमाग को तेज करता है और मसल्स में थकान महसूस नहीं होगी, तो हाथ जल्दी थकेंगे नहीं, स्पीड भी ज्यादा रहेगी। तो ये तो बेईमानी है। ऐसे ही एक आदमी ने टेक्नोलॉजी का यूज किया और एक आदमी ने टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया, तो बहुत टेक्निकल बेईमानी हो गई कि नहीं? बौद्धिक बेईमानी हो गई, क्योंकि जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है वो पीछे रह गए टेक्निक की वजह से। लेकिन वो आदमी बनेगा कि नहीं? तो हमने कोई एक संस्था बनाई है ऐसी कि एक व्यक्ति को 1 साल तक ऐसे निगरानी में रखेंगे, उसको सब यूज नहीं करने देंगे, फिर उसको परीक्षा से पहले कॉफी भी नहीं पीने देंगे और उससे फिर एग्जाम लिखवाएंगे। ऐसे ही दूसरे व्यक्ति को भी ऐसा ही करेंगे, तब सही एग्जाम होगा। कंपटीशन तो तब सही हुआ जैसा ओलंपिक में टेस्ट होता है। फिर हम तो ऐसा नहीं कर रहे, इसका मतलब हमने उसको भी खुला छोड़ा हुआ है, इसको भी खुला छोड़ा हुआ है। तो एक ने किया है यूज, एक ने नहीं किया है, तो कौन आगे बढ़ेगा? वही आगे बढ़ेगा जो यूज करेगा ज्यादा से ज्यादा, साधनों को यूज करेगा। पहले पहुंचना है तो एक कार ले लेगा, एक बाइक ले लेगा, एक स्कूटी ले लेगा, एक साइकिल ले लेगा, तो पहले कौन पहुंचेगा? कार वाला पहुंचेगा। तो ये तो बहुत सिंपल चीज है, जो जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज करेगा। फिर यूजर की क्वालिटी, यूजर किस टाइप का यूजर है आप? एक्टिव यूजर हैं या पैसिव यूजर हैं? यूजर कैसे हैं आप? आप पैसिव यूजर कब होते हैं? जब आप YouTube पे जब आप वीडियो देखते हैं तब आप पैसिव यूजर हैं। पैसिव यूजर है मतलब आप निष्क्रिय उपयोग करता है, क्योंकि आपने केवल सुना है, आपने कुछ किया नहीं है, आपने केवल सुना है। लेकिन गूगल पे जब आप सर्च करते हैं तब आप एक्टिव यूजर होते हैं, क्योंकि आपने कुछ किया है, आपने क्वेश्चन डाला है, उसका आंसर निकला है। क्वेश्चन डालने के बाद आपने PDF लिखा है तो PDF आएगा। क्वेश्चन के बाद में आपने एनिमेशन लिख दिया तो एनिमेशन आएगा। क्वेश्चन के बाद में आपने वीडियो लिखा है तो वीडियो आएगा। PPT लिखा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आएगा। तो वहां आप एक्टिव यूजर हैं। तो अधिकांश लोग आप सोचे जो मीडिया को यूज कर रहे हैं, इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, वो कैसे यूजर हैं? पैसिव यूजर। वो कुछ चालू कर देते हैं, बस देखते रहते हैं। और जब आप AI को यूज करते हैं तो एक्टिव यूजर होते हैं। तो आप एक्टिव यूजर हैं कि नहीं? सबसे पहले तो यानी यूज करते समय हम एक्टिव रहते हैं कि नहीं? और फिर जो प्रोडक्ट मिलता है हमको, डाउनलोडेड मटेरियल है, जो भी चीज हम डाउनलोड करने में कामयाब होते हैं, फिर क्या हम उस पर अप्लाई करते हैं, उस पर समय देते हैं? ढेरों लोगों के पास PDF होंगे, ढेरों लोगों के पास पेन ड्राइव भरे होंगे, डिस्क भरी होगी, हार्ड डिस्क भरी होगी, इतना मटेरियल होगा, लेकिन कभी खोल के देखा है किसी ने? हम एक्टिव यूजर हैं उसके? हम देख ही नहीं पाते उन मटेरियल को, इतना मटेरियल है। इंटरनेट पे इतनी सामग्री है। अभी द हिंदू एडिटोरियल कितने लोग देते हैं? द हिंदू का एडिटोरियल क्या हम पढ़ सकते हैं रोज? क्या हम सुन सकते हैं? सुनने की चीजें भी बहुत है, पढ़ने की भी बहुत है। तो क्या कोई 10 पॉइंट्स निकाल के दे सकता है उस आर्टिकल के और उसको आप रट लें? वो तो हो सकता है ना। वो टेक्नोलॉजी आ गई है।
वो लेवल है टेक्नोलॉजी का। तो आप उसको अगर आप उसके यूज़र नहीं हैं उस टेक्नोलॉजी के, और एक्टिव यूज़र नहीं है, तो आप सिस्टम से बाहर हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी ऐसा ट्रांजिशन है या डेवलपिंग स्टेज आता है तो जो लोग उसको नहीं करते हैं वो बाहर हो जाते हैं। तो अगर तक अभी तक आप सक्रिय नहीं हैं उस फील्ड में तो आपको सक्रिय होना चाहिए, अदरवाइज सफलता बहुत बहुत दूर हो जाएगी हमसे, हम सफल नहीं हो पाएंगे। अब यही है कि अब कंपटीशन बिल्कुल अलग लेवल पे पहुंच गया है। कंपटीशन का लेवल अब धरातल समतल नहीं है, सब एक साथ नहीं दौड़ रहे हैं, एक बहुत आगे से दौड़ रहा है, ऑलरेडी आगे खड़ा है। और एक जो लाइन है उस पे भी औसत वाली लाइन से भी कई लोग पीछे खड़े हैं, औसत वाली लाइन पे भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है ये पहुंच में है अब लोगों के, बस ये है कि थोड़ा सा लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है। कुछ लोग जैसे रूरल एरिया से आते हैं, हिंदी मीडियम से आते हैं, तो उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि इसको हम कैसे करें, एक संकोच है, हेजिटेंसी है। जैसे इंग्लिश के प्रति हेजिटेंसी होती है ना, इंग्लिश के कई लोगों को आ भी जाती है लेकिन वो बोलने की कोशिश नहीं करते, तो फिर क्या रिजल्ट आता है उसका, वो पिछड़ जाते हैं। प्रैक्टिस मांगती है, हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, हर चीज़ में प्रैक्टिस लगती है। शुरू में आप इंग्लिश बोलेंगे, 2-3 सेंटेंस बोल पाएंगे, फिर दिन भर में 10-15 सेंटेंस बोल पाएंगे, फिर दिन भर में 25-30 सेंटेंस बोल पाएंगे। 25-30 में से 5 में गलतियां होंगी, धीरे धीरे 3 में ही होगी, फिर 50 सेंटेंस होंगे, फिर 100 के आसपास सेंटेंस हो जाएंगे, और जब 1000 के आसपास सेंटेंस होंगे तो भी 5 में ही गलतियां होंगी। 995 आप बिना एरर के बोल जाएंगे। ये आ गया लेवल लगभग। इतना तो कितना, कोई भी धुरंधर बोलने वाला हो उसके भी 5 तो गलतियां उसकी भी निकल आएंगी। तो ये हो गया। तो जब हम यूज बढ़ाएंगे उसका, तो टेक्नोलॉजी को भी हमको यूज बढ़ाना पड़ेगा। अभी हम गूगल पे कितनी देर में जाते हैं, हम ज्यादातर यूट्यूब पे जाते हैं और उसको चालू करके हम सुनना पसंद करते हैं। हम वो पैसिव यूजर हैं क्योंकि उसमें हमको कुछ नहीं करना पड़ता। हम बार बार गूगल पे क्यों नहीं जाते, हम बार बार चैट जीपीटी यूज क्यों नहीं करते, हम बार बार एआई यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उससे आगे भी बहुत आगे चली गई। न्यूरालिंक आएगा लगभग 5 साल बाद, तो दुनिया बिल्कुल ही नॉलेज के मामले में बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, सब मशीनों की दुनिया हो जाएगी। तो अब जो भी गेम है आपका 5 साल का है, 5-6 साल बाद 2030 के बाद तो आप न्यूरालिंक देखेंगे, बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। कोई मतलब ही नहीं रह जा, मनुष्य होने का ही कोई मतलब नहीं है। आप ह्यूमन बीइंग ही कॉपी हो गया, उसका एक्चुअल माइंड ही कॉपी हो गया। वो जो सोचता है वही मशीन सोच रही है, लर्निंग की भी जरूरत नहीं, एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगा। इतनी दुनिया बदल जाएगी और बहुत फास्ट बदल रही है, अब टाइम नहीं लगेगा। मूर्स लॉ बताया था आपको, 18 महीने था, फिर 6 महीने आया, अब 6 महीने मान लो। क्या बोलता था मूर्स लॉ? मूर्स लॉ बोलता था ये जो चिप्स है या जो भी टेक्नोलॉजी है, इसका साइज तो आधा हो जाएगा और उसकी क्वालिटी, उसकी एफिशिएंसी दुगनी हो जाएगी। वो जो काम करने की जो उसकी क्षमता है वो दुगनी हो जाएगी। कितने में? 18 महीने में। तो लगभग पिछले 60 सालों से तो यही हो रहा था, 70-80 सालों से तो यही हो रहा था। 70-80 सालों से मूर्स की बात सही निकल रही थी, 18-18 महीने में डबल हो रहा था। टेक्नोलॉजी की साइज कम हो रही थी, किसी भी चिप की, मटेरियल की साइज आधी हो रही थी और एफिशिएंसी डबल हो रही थी। अब क्या हो गया? 6 मंथ के आसपास पहुंच गया। 6 मंथ में ही डबल हो जाती है एफिशिएंसी। तो जो पीछे रह गया उसका नॉलेज लेग, जो टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है, वो इंटेलेक्चुअल जो है वो कितना पीछे रह गया। वो 6 महीने में अगर आपने नहीं किया यूज और एक व्यक्ति ने किया, वो कितना पीछे रह गया। तो ये डिजिटल डिवाइड नहीं है, ये एआई डिवाइड है। आपके पास भी स्मार्टफोन है, एक दूसरे व्यक्ति के पास भी स्मार्टफोन है। अच्छा, एक व्यक्ति पता पूछता है और एक व्यक्ति गूगल में पता लिख करके और वहां पहुंच जाता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? एक खुद की कार से भी पता ढूंढते ढूंढते जा रहा है, 10 जगह पूछते जा रहा है, तो उसी के सामने भी 2 बार से गुजर गया, तब भी उसको पता नहीं है, और फ्यूल भी बहुत जलाया, टाइम भी बहुत बर्बाद हो गया। और एक व्यक्ति ने नेविगेशन में लगाया, मैप में लगाया, एड्रेस डाला और सीधा वहीं पहुंच गया लोकेशन पे। अभी भी बहुत सारे लोग लोकेशन शेयर नहीं कर पाते व्हाट्सएप में। ढेरों लोगों को नहीं पता कि लोकेशन शेयर कैसे करते हैं।
बहुत लोग नहीं जानते, अभी भी नहीं जानते। मैं कई लोगों को बोलता हूँ, ढूंढते हैं, मैंने कहा लोकेशन शेयर कर दो, या फिर मैं भेज देता हूँ, मेरी लोकेशन भेज देता हूँ। बोलते ये क्या करते हैं, इसको कैसे करते हैं, नहीं पता उनको। 90% जो व्हाट्सएप यूज़र हैं उनको नहीं पता, वो केवल व्हाट्सएप पे जो कुछ आता है उसको देख लेते हैं खोल के बस। ढेरों लोग पीडीएफ शेयर नहीं कर पाते, पीडीएफ बना नहीं पाते अपने मोबाइल पे, ढेरों लोग नहीं बना पाते। उनको बोलते पीडीएफ बना के भेज देना, तो उनको लगता है कैसे बनाएंगे पीडीएफ, उसको कैसे क्रिएट करेंगे। तो टेक्नोलॉजी डिवाइड था, नॉलेज डिवाइड था, अब एआई डिवाइड, एआई यूजर एंड विदाउट यूजर। ये उसका भी बाप है। और ये जितना गैप डालेगा ना, ये इतना बड़ा गैप है कि 15 घंटे की पढ़ाई और 15 मिनट की पढ़ाई। वो 15 घंटे तक जिसने नोट्स तैयार किया और वो इतरा रहा है, उसका नोट्स उसके सामने इतना बोना है जो 15 मिनट में तैयार हुआ है, टेक्नोलॉजी ने तैयार करके दिया। उसके सामने बहुत बोना नोट्स है उसका। देखा जाए तो उसको फाड़ के ही फेंक देगा, जल्ला उठेगा वो, बोले मैंने क्या बनाया, ये कितना अच्छा है, इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है, मैं ऐसा कभी बना ही नहीं सकता, बल्कि हीन भावना आ जाएगी उसके अंदर उसको देख के। इतनी भयंकर चीज है। मुझे लगता है कि ये जो मैंने आपको बात बताई है, ये जीवन सच्चाई है अभी की। जो इसको पहचान लेगा वो जीत जाएगा, नहीं पहचाना है तो फिर ये जो पिछड़ापन है, ये पिछड़ापन बहुत फिर कंपटीशन से तो बिल्कुल ही बाहर कर देगा। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे इसके यूज़र हैं और बड़ी मात्रा में लोग करने लगे हैं इन सब चीज़ों को। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अगर नहीं किया है शुरू, तो उसको शुरू कीजिए, उसमें अपनी क्वालिटी बढ़ाइए, एफिशिएंसी बढ़ाइए, लेवल बढ़ाइए। जैसे गेम के लेवल होते हैं, अलग अलग लेवल पे खेलते हैं तो टफ होता जाता है, वैसे इसमें चीज़ें टफ होती जाएंगी। और टफेस्ट लेवल पे अगर आप खेल गए और वहाँ अगर आपने वो लेवल क्रॉस कर लिया, तो फिर ट्रायम्फ है, आपके हाथ में है ट्रॉफी, आपके हाथ में सक्सेस। ठीक है, तो ये है नई स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजी बेस्ड। मुझे लगता है आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा। मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की